अब भारतीय टेलीकॉम कंपनियां जो है सिर्फ कॉल और डेटा बेचने तक ही जो है अपने आप को सीमित नहीं रखना चाहती। भारत की बड़ी टेलीकॉम कंपनी भारती एयरटेल ने 20,000 करोड़ का बड़ा दांव खेल दिया। एयरटेल ने अपने लिए जो है एनबीएफसी प्लेटफॉर्म एयरटेल मनी के जरिए जो है लोन बिजनेस में एंट्री करने की प्लानिंग करती है। यानी अब एयरटेल जो है सीधे पर्सनल लोन, वर्किंग कैपिटल और क्रेडिट जैसी जो प्रोडक्ट्स उस बाजार में जो है उतरने की प्लानिंग कर रही है। प्रवीण सर, इस कदम से एयरटेल को क्या फायदा होगा? और जियो वाला भी एंगल आ रहा है सर, कहा जा रहा है कि जियो से जो है कंपैरिजन किया जा रहा है। दोनों बात को जो है बहुत ही आसान भाषा में नहीं, आपने बहुत शुरुआत में बहुत अच्छी बात कही और उसी बात को से मैं शुरू करना चाहूँगा इस पूरी कहानी का शुरुआत, कि एक वक्त वो था जब जो टेलीकॉम ऑपरेटर के तौर पर 25 साल पहले की लगभग बात है, एयरटेल ने ना देश में एक बड़ी क्रांति लेकर आए थे, जब जो मिनट्स जो है, मिनट्स फैक्ट्री एयरटेल को एक तरह से बोला गया, जहाँ पे कॉल रेट जब बहुत, अगर आप 2000 की बात करें, सन 2099 2000 जब देश में मोबाइल फ़ोन आना शुरू ही हुए थे, तब कॉल रेट्स बहुत ज़्यादा हुआ, 16 रुपये प्रति मिनट। हाँ, रिसीविंग करने का भी आपको पैसा देना पड़ता था, कॉल करने का भी। और तब एयरटेल की एंट्री हुई, एयरटेल ने इस पूरे माहौल को बदल दिया। अब 25 साल बाद टेलीकॉम का सेक्टर में अपनी बादशाहत बनाने के बाद, भले थोड़ा सा जियो से पीछे है, लेकिन अब जियो जो एयरटेल है वो ऐसा ही दांव कुछ खेलना चाहती है पेमेंट्स बैंक में और एयरटेल मनी के साथ, यानी फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर में, जहां क्रेडिट और डिपॉजिट दोनों की बात है। हालांकि दोनों अलग अलग हैं। एयरटेल पेमेंट्स बैंक में, पेमेंट्स बैंक के जो आरबीआई के नियम है उसके जरिए आप 2 लाख रुपए तक का डिपॉजिट ले सकते हैं, लेकिन जो एयरटेल मनी है इसके पूरी तरह से लैंडिंग बिजनेस और दूसरी फाइनेंशियल सर्विसेज के धंधे के लिए रखा गया है। एक और बड़ी चीज़ है कि यहाँ पे दोनों का कामकाज को अलग रखा गया। आपको याद होगा ऐसा ही घटना आरबीआई ने एक बड़ी सख्ती की थी एक और जो प्लेटफॉर्म है फिनटेक, उसके साथ, नाम नहीं लूँगा। एयरटेल ने इसीलिए डेलिबरेटली दोनों बिजनेसेस को अलग रखा, पहले ही अलग कर दिया ताकि डिपॉजिट और क्रेडिट वाले दोनों धंधे आपके अलग अलग रहें। तो ये एक बड़ी बात है। और जिस तरह से 20,000 करोड़ रुपए का एयरटेल इन्वेस्ट कर रही है इस पूरे बिजनेस में, इससे इस बिजनेस के सीरियसनेस का विशाल पता चलता है। चलिए सर, पेमेंट बैंक्स और एनबीएफसी वाला जो फ़र्क आप बता रहे थे उसको और मैं थोड़ा बढ़ा देता हूँ कि एयरटेल के पास पहले से ही जो है एयरटेल पेमेंट्स बैंक है, लेकिन फ़र्क ये समझिए कि पेमेंट बैंक, जैसा कि सर ने कहा, कि 2 लाख तक डिपॉजिट ले सकते हैं लेकिन लोन जो है वो नहीं दे सकते। जबकि एनबीएफसी जो एयरटेल मनी जो है वो डिपॉजिट नहीं ले सकता लेकिन लोन दे सकता है, जैसे पर्सनल लोन हो गया, वर्किंग कैपिटल हो गया, क्रेडिट कार्ड इत्यादि। इसी वजह से कहा जा रहा है सर कि एयरटेल ने एनबीएफसी लाइसेंस लिया ताकि वो जो है लोन बिजनेस में एंट्री कर सके। अब 20,000 करोड़ वाली बात को भी जो है सर और थोड़ा सा इलाबरेट करके समझा देते हैं। कुल निवेश जो है 20,000 करोड़, 70% पैसा बॉस एयरटेल देगी और 30% पैसा जो है प्रोमोटर ग्रुप जो है भारतीय इंटरप्राइजेस वो देगा। अब सर जियो वाली बात पर आते हैं। जियो से 20,000 करोड़, एक ही बात कहूँगा, इस 20,000 करोड़ रुपए के 5 गुना अमाउंट को एयरटेल लोन के तौर पे दे सकता है, यानी 1 लाख करोड़ रुपए का लोन दे सकता है। इससे आप अंदाजा लगाइए कि मामला है कितना बड़ा विशाल। सर सबको लोन देने के पीछे जो है पड़ा हुआ है। बिल्कुल, क्योंकि मार्केट बढ़ रहा है। अभी हम गोल्ड लोन की बात कर रहे थे, मार्केट इतना बड़ा है और एयरटेल ने इसके लिए ऐसा नहीं कि रातों रात ये कंपनी खड़ी कर दी और रातों रात इस बिजनेस में। एयरटेल ने इससे ठीक पहले अपनी एक जो लोन सर्विस प्रोवाइडर के तौर पर 2 साल काम किया, इंटेंसिव काम किया और उसके जरिए 9,000 करोड़ रुपए के लोन प्रोवाइड कराए। यानी एयरटेल ने खुद लोन नहीं बांटे बल्कि उसने लोन दिलवाने में मदद की थर्ड पार्टी के जरिए। इस तरह से पूरे के पूरा जो क्रेडिट मार्केट है इंडिया का उसको समझने की विशाल यहाँ पे कोशिश की। अब सर प्लीज़ आपसे अनुरोध है कि जियो वाला मामला समझाइए। जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की जो फाइनेंशियल बिजनेस है उसमें एंट्री है, वहाँ तो उनके पास जियो पेमेंट बैंक है और जियो क्रेडिट जो एनबीएफसी है सर, और दूसरी तरफ एयरटेल के पास क्या है सर, एयरटेल पेमेंट बैंक है और एयरटेल मनी है। इन दोनों का कंपेरिजन जरा समझाइए। नहीं, बिल्कुल, देखिए मुकेश अंबानी को अगर आप देखिए तो उन्होंने एक बड़ा दांव जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के साथ चला, जहाँ पे उन्होंने ब्लैक रॉक के साथ एक करार किया जिसके जरिए म्यूचुअल फंड बेचने के धंधे में उन्होंने एंट्री की। एफडी भी बेच रहे थे। एफडी भी, वो फाइनेंशियल सर्विसेज के प्लेटफॉर्म पे ये पूरा का पूरा इनका काम आ जाता है, जहाँ पेमेंट बैंक भी है और जहाँ जियो क्रेडिट का भी मसला है। असली जंग जो है वो इन्हीं दोनों मोर्चों पे विशाल लड़ी जानी है। पेमेंट्स बैंक में एक बड़ी खासियत ये होती है कि आप 2 लाख रुपए तक का जमा एक्सेप्ट कर सकते हैं
और मैं एक बड़ी दिलचस्प चीज़ बताऊंगा आपको, ज़्यादातर लोगों का ध्यान नहीं गया होगा। हाल के वक्त में एयरटेल का लगातार इस चीज़ को लेके ऐड आ रहा है और वो आपको गौर करने पर मजबूर कर देता है, जिसमें एयरटेल पेमेंट्स बैंक के लिए वो बात करते हैं और कहते हैं कि आप अपने आप को बहुत समझदार समझते हैं कि मैं डिजिटल जो फ्रॉड है इस सब से बच सकता हूं, मैं किसी लिंक को क्लिक नहीं करता, लेकिन एक दिन जरा सी गलती हुई और आपका पूरे खाते साफ। इसलिए वो कहते हैं कि आपको अपना एक सेकेंडरी अकाउंट रखना चाहिए। आप अपना एक सेकेंडरी अकाउंट एयरटेल पेमेंट्स बैंक में खोलिए, अच्छा। जहां आप अपना कुछ पैसा रखिए, ताकि आपके जो मेन अकाउंट्स हैं सारे पेमेंट्स के लिए आप एयरटेल पेमेंट्स बैंक का खाता इस्तेमाल कीजिए, ताकि आपके मेन अकाउंट्स हैं वो किसी भी फ्रॉड से बचे रहें जी। तो अब मुझको जो लगता है, क्या एक बार, और देखिए एक चीज़ आपको बताऊं, पेमेंट्स बैंक का धंधा तकरीबन खत्म होते होते हमने देखा पिछले 4-5 साल पहले के, अगर आप बात बताएं, बहुत सारे लोगों ने अपने लाइसेंस सरेंडर कर दिए, वॉलेट का पूरा बिजनेस खत्म हो गया। हर किसी को यूपीआई के जरिए अगर पेमेंट करने का ऑप्शन मिलेगा सर, बिल्कुल, कोई क्यों ही वॉलेट में डालेगा बस। अब लेकिन एक बार ऐसा लगता है, और क्या भविष्य में ऐसा होता है हम इसको देखेंगे, कि क्या एक बार फिर से पेमेंट्स बैंक और वॉलेट की वापसी यहाँ पे होती हुई दिखाई दे सकती है। लेकिन सर इसको और ल्यूक्रेटिव बनाना होगा इन कंपनियों को, जैसे रिवॉर्ड पॉइंट्स देने होंगे, ब्याज दर कुछ देना होगा, तभी जाके लोग शायद दे सकते हैं पैसा, नहीं तो क्यों ही आदमी यूपीआई छोड़कर आपके वॉलेट में जाएगा। नहीं, अब देखिए तर्क कितना बड़ा दिया जा रहा है कि आप डिजिटल अरेस्ट इन सब चीज़ों के बड़े जानकार हैं, आप कोई लिंक क्लिक नहीं करते, लेकिन आपसे एक गलती हुई आपके खाते खाली, बेहतर होगा आप एक सेकेंडरी अकाउंट रखिए जहां से आप सारे पेमेंट्स कर सकें। तो ये चीज़ें दिमाग में फिर आपको क्लिक करती हैं कि यार मेरा सारा पैसा मेरे मेन अकाउंट में है, इसी के जरिए मैं पेमेंट्स कर रहा हूं। तो कहीं जरा सी चूक हुई और पता चला जितने सोफिस्टिकेटेड तरीके इस्तेमाल कर रहे हैं आजकल फ्रॉड करने वाले, तो वहाँ इस चीज़ का खतरा सबके दिमाग में। चलिए सर, एयरटेल को और क्या फ़ायदा हो सकता है, कुछ आंकड़ों से भी इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए सर, भारत में कहा जा रहा है कि फॉर्मल क्रेडिट टू जीडीपी रेशियो जो है वो अभी सिर्फ और सिर्फ 53% के आसपास है। यानी कहा जा रहा है, इस बात को और आसान भाषा में मैं आपको समझाऊं तो लोन का जो बाजार है उसमें अभी काफ़ी जो है संभावनाएं दिख रही हैं। इसके अलावा सर कहा जा रहा है कि एयरटेल के पास जो है 46.6 करोड़ जो है उससे ज़्यादा के यूज़र्स हैं। और आरपू की भी बात कही जा रही है, इसका कंपैरिजन किया जा रहा है कि एयरटेल का जो आरपू है वो 259 के आसपास है, जबकि जो जियो का है वो 214 रुपये के आसपास है। इन तीनों बातों को, आरपू को तो अलग रख दीजिए, आरपू का इस मामले से लेना देना नहीं है, लेकिन हाँ दूसरी बात जो यूज़र्स की बात आती है, जहाँ लगभग 51 करोड़ यूजर जो है जियो के हैं और 46 करोड़ के आसपास सारे मिला लीजिए अगर आप एयरटेल के, तो वो एयरटेल के पास हैं। इसका फ़ायदा क्या है दोनों ही कंपनियों को? फ़ायदा सीधा सीधा ये है कि आप सीधे सीधे 46 करोड़ यूजर्स तक आप कनेक्ट हो रहे हैं। यही तो फ़ायदा एयरटेल जियो को जियो ब्लैक रॉक में हो रहा है कि आपके पास 45 या 51 करोड़ लोगों का डेटाबेस आपके पास मौजूद है, जिनके पास आपकी सिम है, जिन तक आप सीधे पहुंच सकते हैं, जिनको आप सीधा म्यूचुअल फंड, एसआईपी या म्यूचुअल फंड के प्रोडक्ट बेच सकते हैं। ये लेवरेज है यहाँ पे इस पूरे के पूरे कारोबार का, और इसीलिए एयरटेल का सीरियसनेस इस बिजनेस को लेके दिखाई विशाल देता है। तो चलिए सर, तो मतलब कुल मिलाकर सारी बातों का लब्बो लुबाब में समझूं तो दोनों कंपनियां तो पहले जो टेलीकॉम स्पेस में लड़ती ही रहती थी, अब जो है फाइनेंशियल सेक्टर में भी जो है इनको, क्या यहाँ नई प्राइस वॉर स्टार्ट होती हुई दिखाई देगी? फाइनेंशियल सर्विसेज, क्या क्रेडिट के रेट कम होते हुए यहाँ दिखाई देंगे? क्या एनबीएफसीज, अगर हम बैंकों को हटा दें विशाल जी, तो क्या एनबीएफसीज जैसे IIFL है या इस तरह के दूसरे जो एनबीएफसीज हैं, क्या उनके लिए एक बड़ा चैलेंज एयरटेल, देखिए पॉकेट दोनों की डीप है जी, एयरटेल की भी और जियो की भी, और इतना बड़ा डेटाबेस है, 40 करोड़ 50 करोड़ लोगों का अगर आपके पास डेटाबेस मौजूद है, जिनके साथ आप डिजिटली कनेक्ट है, हर आदमी के पास डेटा है आपका, इंटरनेट है। तो आप कहना चाहते हैं कि जैसे जो एनबीएफसीज जो हैं जिस दर पर जो है लोन दे रही हैं, उससे कम दर पर exactly जियो और एयरटेल जो है दे सकते हैं, ऑफर कर सकते हैं। तो एक बड़े मार्केट पर कब्जे की जंग है, उसमें एनबीएफसीज के सामने खतरा पैदा हो सकता है, क्योंकि आपके पास इतनी बड़ी, इतनी वाइडर रीच है नहीं, या अगर आप रीच हासिल करना चाहते हैं तो आपको उस पर कैपिटल खर्च करनी होगी। तो एनबीएफसीज के लिए जो है खतरा है, लेकिन सर आम यूज़र के लिए जो है फ़ायदे की बात है, क्योंकि उनको सस्ते दर पर जो है कर्ज मिल जाएगा। लेकिन सर एक लास्ट सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा, हमारे शो का मकसद होता है फाइनेंशियली लोगों को लिटरेट भी करना, लेकिन लोन की इतनी बात हो रही है सर, तो आपको वहाँ ले जाना चाहते हैं।
एक दौर था जब हम लोग सर डिस्कस करते थे कि जो है डिपॉजिट जो है वो गिर रहा है और उसके अनुपात में जो है क्रेडिट बहुत ज़्यादा मतलब बढ़ता हुआ दिख रहा है। लोग जो है बैंक में पैसा कम रख रहे हैं और जो है कर्ज ज़्यादा ले रहे हैं। तो ये प्रवृत्ति भी तो गलत है ना सर, ये प्रवृत्ति भी तो कहीं ना कहीं इकॉनमी के लिए और ओवरऑल पर्सपेक्टिव के लिए हानिकारक है। नहीं देखिए, बात ठीक है आपकी, लेकिन भारत जिस तरह से ग्रोथ कर रहा है, भारत में जिस तरह से लोगों की कमाई के तरीके बढ़ रहे हैं, कमाई के जरिए बढ़ रहे हैं, वहाँ लोगों को एक्सपेंशन करने या अपनी ज़रूरतें पूरे करने लंबे वक्त तक, एक अगर आप आम परिवार में जाएंगे तो जो बेसिक ज़रूरत की चीज़ें थी वो नहीं मिलती थी। किसी के पास फ्रिज नहीं है, बहुत सारे परिवारों के पास एसी तो बहुत लग्जरी हो जाती थी, टीवी नहीं हुआ करते थे लंबे वक्त तक। आज भी अगर आप देखेंगे तो अगर हम नंबर निकालें तो करोड़ों में ये नंबर निकलेगा जिन लोगों के पास टीवी नहीं होगी। तो अब ये एस्पिरेशनल इंडिया है बेसिकली, जो चाहता है कि उसके पास कम से कम जो बेसिक और इसको लेके सर्वे भी सरकार के होते हैं, वॉशिंग मशीन कितने घरों के पास है, कितने घरों के पास मोटरसाइकिल है कि नहीं। तो वो एस्पिरेशनल इंडिया है जो चाहता है कि उसके पास कम से कम बेसिक नेसेसिटी की या परिवार चलाने की चीज़ें हों, और ये तबका फिर जाके कर्ज लेगा और इसी तबके पे पूरा फोकस है।